हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यूपी टेट 2011 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। यह क्वेश्चन 1 to 5 लेवल की है। चलिए आइए सेशन कंप्लीट करते हैं। सेशन कंप्लीट करने से पहले एक जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूपी टेट की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसके बाद जितने भी और सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन है वो सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन आपको इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, वो भी फ्री में मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो पाएगी। चलिए सेशन कंप्लीट करते हैं। यह क्वेश्चन है 2011 की, जो परीक्षा हुआ था 13 नवंबर 2011। फर्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास एवं शिक्षण विधि की। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। क्वेश्चन क्या है? निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। और ऑप्शन डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। जिसमें इसका राइट आंसर है सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्कशन करते जाएंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। निम्न प्राथमिक स्तर पर बालकों को शिक्षा प्रदान करने के साथ यह भी आवश्यक होता है कि उनकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए सबसे सर्वोत्तम विधि खेल विधि है, क्योंकि खेल विधि एवं विधि वृद्धि एवं विकास के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। सेकेंड क्वेश्चन है डिसलेक्सिया संबंधित है। हम जानते हैं जितने भी टेट की क्वेश्चन हो, टेट की एग्ज़ाम होती है, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, बी टेट हो, झारखंड टेट हो, सभी टेट में जितने भी डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिस्ग्राफिया, इससे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर आती है। चलिए हम लोग जानते हैं डिसलेक्सिया से संबंधित है। ऑप्शन ए है मानसिक विकार से। ऑप्शन बी है गणितीय विकार से। ऑप्शन सी है पठन विकार से। और ऑप्शन डी है व्यवहारिक विकार से। जैसा कि हम जानते हैं पठन विकार से संबंधित विकार को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। चलिए आइए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है जिसमें बालकों को अक्षर को पहचानने में कठिनाई होती है तथा उनका अधिगम बाधित होता है। इस विकार को दूर करने के लिए शिक्षक को मौखिक कार्य एवं पर्याप्त अभ्यास पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ऑप्शन ए है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन बी है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा। ऑप्शन सी है विशेष विद्यालयों में। और ऑप्शन डी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। इसमें इसका राइट आंसर है ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ इसलिए इन सभी बच्चे को दिया जाता है, विद्यालय में दिया जाता है, ताकि इन बच्चों में हीनता की भावना पैदा ना हो। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को सामान्यतः सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए, ताकि अपनी आवश्यकताओं या ज़रूरतों की पूर्ति के साथ साथ वे सामान्य बच्चों के क्रियाकलापों से भी प्रभावित होते रहें, ताकि भविष्य में सामान्य वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरणा। अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरणा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। ऑप्शन बी है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। सी है एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। और ऑप्शन डी है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। सीडीपी की खासकर जब क्वेश्चन आती है किसी भी टेट में, तो क्या होता है, लगता है जो सभी क्वेश्चन सही है, लेकिन उसमें जो सबसे सटीक है, सबसे बेहतर आंसर है, उसको हमें चूज करना रहता है। जिसमें जैसे कि इसमें ऑप्शन डी है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। क्या करता है? अधिगम। फिर हम डिस्कशन कर लेते हैं। अधिगम प्रकरण में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिप्रेरणा के माध्यम से सीखने वाले में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न किया जा सकता है,
जो अधिगम को प्रभावी बनाता है। अधिगम के प्रकरण में रोचकता को बढ़ाने के लिए अभिप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चों में अधिगम के प्रति रुचि एवं उत्सुकता बढ़ती रहे। क्वेश्चन 5 है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, कक्षा 5 के जो न्यून दृष्टि वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या है? ऑप्शन ए है, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए। और डी है, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। इसमें इसका राइट आंसर है सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। बच्चा कैसा भी हो, विशेष रूप से बच्चा हो, कोई विशेष दिव्यांग हो, उससे मतलब नहीं है, उसको सामान्य कक्षा में बैठाएंगे, सामान्य विद्यालय में उसका एडमिशन करवाएंगे और उसके बाद सामान्य बर्ताव करना चाहिए जिससे उस बच्चे में हीन भावना ना आए और नकारात्मक सोच पैदा ना हो। और उसे जो विशेष फैसिलिटी होती है उसे सामान्य विद्यालय में ही प्रदान करना चाहिए, जैसे ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। चलिए थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कक्षा 5 प्राथमिक स्तर के न्यून दृष्टि वाले बच्चों के लिए साथ सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए ताकि उनके अधिगम को बढ़ाने के लिए श्रव्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए ताकि दृष्टि क्षमता के अभाव में उनके अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? ऑप्शन ए है श्रव्य साधन, ऑप्शन बी है दृश्य साधन, ऑप्शन सी है दृश्य श्रव्य साधन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं श्यामपट्ट पर जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं उसको हम क्या करते हैं, जो भी अक्षर लिखी जाती है उसको हम दृश्य करते हैं, देखते हैं, ना कि उसको हम सुनते हैं। इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वे साधन जिसमें बालक का दृश्य ज्ञानेंद्रियाँ आँख प्रेरित होती हैं वे दृश्य शिक्षण सामग्री कहलाते हैं, जैसे श्यामपट्ट, मानचित्र, रेखाचित्र, मॉडल आदि। आप एक ईवीएस में ये क्वेश्चन देखेंगे कभी भी या देखे होंगे, प्रीवियस एक क्वेश्चन या जो भी है प्रैक्टिस सेट में, जो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, श्यामपट्ट, मानचित्र, रेखाचित्र या कुछ भी इनमें से कोई नहीं। और उसके बाद आपको बताया जाएगा क्या यह दृश्य सामग्री है या नहीं है, या क्या यह श्रव्य सामग्री है, उसमें आपको चूज करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता, टीचिंग स्किल्स, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपरोक्त सभी। देखिए टीचिंग स्किल्स में क्या केवल श्यामपट्ट पर लिखना ही आ जाएगा? क्या टीचिंग स्किल्स होगी या प्रश्नों को हल करना है? ये जवाबदेही थोड़ी रहता है टीचर प्रश्न को हल कर दें, बच्चे को दे दे आगे हो गया, नहीं। श्यामपट्ट पर लिखना भी है, प्रश्नों को हल करना भी है, पूछना भी है, समझाना भी है और उसका फीडबैक भी लेना है। ये सभी शिक्षण कुशलता में आती है, जिसमें इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। जितने भी हम लोग अभी क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं या जो भी आगे करेंगे, हर एक पॉइंट को आप देखते जाइए जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि मैं दूसरा वीडियो बनाकर आपके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक सभी शिक्षण कौशल में कुशल हो। शिक्षण कौशल निम्न है: श्यामपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, स्पष्टीकरण कौशल और प्रतिपुष्टि कौशल। बताया था जो फीडबैक भी क्या है, टीचिंग स्किल्स में ही आती है। क्वेश्चन 8 है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न पूछने वाले विद्यार्थी के लिए है ऑप्शन ए है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। ऑप्शन बी है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और ऑप्शन डी है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब
एक नया ट्रिक हम आप लोगों को सिखाते हैं। देखिए, कक्षा में जो विद्यार्थी हैं वो प्रश्न पूछते हैं, उन्हें केवल सलाह कभी नहीं दिया जा सकता है, जो ऐसे करो वैसे करो। उसके बाद कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आप वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आप उसको प्रोत्साहित करोगे, ये तो कोई तुक की बात नहीं है। फिर ऑप्शन सी है, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, जैसा कि क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, तो प्रोत्साहित करना चाहिए लगातार प्रश्न पूछने के लिए। और ऑप्शन डी है, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर बच्चा खुद स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढ रहा है तो फिर टीचर की क्या काम, टीचर क्या प्रोत्साहित करेंगे। इसलिए आप इसका राइट आंसर है सी, लगातार आप बच्चे से प्रश्न पूछने की प्रोत्साहित कीजिए, ताकि बच्चा आपके साथ इंगेज रहेगा और उसे क्लास इंटरेस्टिंग लगेगी। चलिए थोड़ा डिस्कशन भी कर लेते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी के प्रश्न पूछने पर उसकी उत्सुकता को शांत करने के लिए शिक्षक को उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। छात्र को विषय वस्तु संबंधित सार्थक प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि विषय से संबंधित शिक्षण में उनकी रुचि बनी रहे तथा अधिगम बिना अवरोध के सतत रूप से चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। यूपी टेट में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आती है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर अपने नोटबुक में लिख लें और बार बार रिपीट करते रहें, रिवीजन करते रहें, जिससे ये क्वेश्चन कंप्लीट रहे। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन विद्यार्थी अक्सर भूल जाते हैं और एक नंबर गंवा देते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। टीबी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने और मॉन्टेसरी ने। ऑप्शन सी है फ्रोबेल। फ्रोबेल को ही किंडरगार्टन पद्धति का जन्मदाता माना जाता है, प्रतिपादक माना जाता है। मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल ने 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला था। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो किंडरगार्टन सबसे पहले कौन खोला था और कहाँ पर खोला था, तो जर्मनी में 1840 ईस्वी में किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन भी किया था। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। इसमें से डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया है, जो किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है, जो बच्चों का बगीचा होता है। अर्थात फ्रोबेल के अनुसार बच्चे उद्यान में स्थित नर्सरी की तरह होते हैं। जैसे नर्सरी की अच्छी तरह देखभाल होते हैं, वैसे ही छोटे पौधे स्वस्थ वृक्ष बनते हैं। उसी तरह बच्चों की देखभाल उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी ना आता है, तो आप क्या करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे और बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। क्या अगर अभिभावक आपसे मिलने के लिए नहीं आते तो आप बच्चे को दंड देंगे। ऐसा प्राइवेट स्कूल में ज़रूर होता है, जो अभिभावक समय से फीस नहीं देता है तो बच्चे को रिटर्न कर दिया जाता है, नाम काटने की धमकी दी जाती है। बच्चे की उपेक्षा करेंगे कभी नहीं। अभिभावक को लिखेंगे, अभिभावक को लिखकर हम क्या करेंगे। जो इसका राइट आंसर है वो सी है, आप स्वयं उनसे मिलने के लिए जाएंगे। देखिए थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। यदि छात्र का अभिभावक विद्यालय में किसी कारणवश शिक्षक से मिलने नहीं आता है, तो शिक्षक को चाहिए कि वह स्वयं अभिभावक से मिलने के लिए उसके घर पर जाए तथा छात्र से संबंधित समस्याओं पर अभिभावक से वार्तालाप करें। क्वेश्चन 11 है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन ए है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इसमें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि कहा जाता है। क्वेश्चन 12 है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण में लेने में
5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। ऑप्शन ए है बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उनमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऑप्शन बी है पूर्ववर्ती परीक्षा प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। ऑप्शन सी है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। और ऑप्शन डी है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। जैसा कि हम जानते हैं शिक्षक को अधिकाधिक कौन सी परामर्श दिया जाना चाहिए, तो परीक्षण में जो आने वाले समान प्रकार के प्रश्न हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराएंगे, जिससे बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होगा, उसको समझ बढ़ेगा। चलिए देखते हैं। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने से पूर्व यह आवश्यक है कि शिक्षक छात्रों को परीक्षण में आने वाले प्रश्नों के प्रारूप की जानकारी दें तथा अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किस टाइप से वो कठिनाई का अनुभव करेगा, कैसे कठिनाई का अनुभव करेगा? ऑप्शन ए है सुनिर्मित पाठों में, ऑप्शन बी है स्वतंत्र अध्ययन में, ऑप्शन सी है नियोजित निर्देश में और ऑप्शन डी है अभ्यास पुस्तिकाओं में। स्वतंत्र अध्ययन में इसका राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखते हैं। असंगठित घर से आने वाले बच्चों में उनके वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है, जो किस बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, जिससे उनमें अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है। इन गुणों के अभाव में बालक स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप ऑप्शन ए है उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, ऑप्शन बी है उससे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ऑप्शन सी है वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, और ऑप्शन डी है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। इसका राइट आंसर है सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। बुद्धिमान छात्र को उसके अधिगम को सही दिशा देने के लिए शिक्षक द्वारा उसे समय समय पर निर्देश देना चाहिए, क्योंकि तीव्र बुद्धि वाले छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ शिक्षण करना उचित नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन्हें विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधान अध्यापक को सूचित कर देंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। जिसमें इसका राइट आंसर है कैसे बच्चे की अध्ययन में चित्तवृत्ति आए, वैसे टीचर को तो काम करना ही पड़ेगा। उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, जिससे बच्चे उस विषय को चित्तवृत्ति के साथ समझ के साथ पढ़ें। अध्ययन में चित्तवृत्ति का तात्पर्य अध्ययन में रुचि न लेना। अगर किसी छात्र द्वारा इस तरह की प्रवृत्ति अपनाई जाती है तो शिक्षक को अपने विषय से संबंधित उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। शिक्षण कार्य को मनोरंजक एवं रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, TLM का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है हम बता नहीं सकते, क्योंकि फिक्स है ये क्वेश्चन एग्जाम में आती ही है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेदन प्रणोद अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था और मूर्त क्रियात्मक अवस्था। जिसमें इसका राइट आंसर है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। जब बच्चा मूर्त क्रियात्मक अवस्था में जाती है तो वह वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तीसरे चरण की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जो 7 से 11 वर्ष तक की होती है। बालक
किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालकों में चिंतन, तर्क वितर्क, एकाग्रचित्त आदि गुणों का विकास होता है। क्वेश्चन 17 है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा और पियाजे द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं, पियाजे के द्वारा ही बच्चा का 4 अवस्था को के बारे में बताया गया था। पियाजे द्वारा बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना किया गया, जिसे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास की 4 सिद्धांत ये रही: संवेदी घातिका अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। ये चारों पियाजे की जो अवस्था है, संज्ञानात्मक अवस्था है, आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर CDP में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक और उदासीन। जिसमें इसका राइट आंसर है अग्र सक्रिय होना चाहिए। अल्पवयस्क बच्चा जो होता है उसके अधिगम में अभिभावकों को क्या होना चाहिए? सक्रिय रूप से भागीदारी लेना चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए, ताकि उनके कार्य में भटकाव की स्थिति न उत्पन्न हो। इस अवस्था में बच्चों को निर्देशन के साथ साथ परामर्श की भी आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में और गृह में। जैसे कि हम जानते हैं, संज्ञानात्मक विकास के लिए विद्यालय एवं कक्षा में बहुत जरूरी है, विद्यालय एवं कक्षा में होनी चाहिए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को मापने एवं परिभाषित करने का सर्वाधिक उपयुक्त विधि परीक्षा प्रणाली है, जिसमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के स्तर को जाना जा सकता है, तथा इसके लिए विद्यालय सबसे उपयुक्त स्थान होता है, जहां बच्चे स्वतंत्र एवं अनुशासित रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ऑप्शन ए है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, सी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना और डी है कक्षा में पूर्ण निरस्ता। जैसा कि हम जानते हैं, अनुप्रेरित शिक्षण के संकेत के रूप में विवेचित करने के लिए ये जो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछा जाता है ये सटीक है। शिक्षण प्रभावशाली एवं सजीव तब होता है जब कक्षा में समय समय पर शिक्षक छात्र वार्तालाप हो तथा छात्रों द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा हो। इससे पता चलता है कि छात्र का अधिगम अच्छी तरह से चल रहा है, छात्र कक्षा में रुचि ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्याम पट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना और प्रश्न पूछना। जिसमें इसका राइट आंसर है डी, प्रश्न पूछना। कक्षा में छात्रों की रुचि एवं उत्सुकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न को पूछे, जिसे सामान्यतः प्रस्तावना के प्रश्न कहते हैं। इसके लिए शिक्षक को प्रश्न कौशल का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? खेलने से क्या होती है? ये ऑप्शन है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। क्या बच्चे अगर खेलेगा तो काम आसान होगा? यह समय बिताने में सहायक होता है, खेलने से केवल समय बीतती है। और ऑप्शन डी है यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। शारीरिक सशक्त तो बनाएगा, लेकिन उसके साथ सहयोग एवं संतुलन का विकास भी करेगा। इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है। विद्यार्थी द्वारा खेलने से उनका शारीरिक विकास संतुलित रूप से होता है तथा खेलने से छात्रों में सहभागिता एवं
नेतृत्व करने की क्षमता, समायोजन जैसे कई सामाजिक गुणों का विकास होता है। परिवार एक साधन है। यह क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का और दूरस्थ शिक्षा का। ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में, तो हम जानकारी देना चाहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जो खेल के मैदान में, परिवार में, अपने सहपाठी के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त होती है उसमें कोई नियम कानून नहीं होती है, यह अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। और औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें नियम एवं कानून होती है, जैसे विद्यालय में प्रदान की गई शिक्षा, उसमें समय समय पर घंटी लगती है, कब उठना है, कब बैठना है, कब बाहर जाना है, उस पहली घंटी क्या है और लास्ट घंटी क्या है, सभी का एक नियत समय होती है, जिसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो कक्ष के अंदर प्रदान की जाने वाली शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और कक्ष से बाहर, विद्यालय से बाहर जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसलिए परिवार एक साधन है, तो परिवार में क्या होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान किया जाता है। किसी भी बालक का प्रथम विद्यालय क्या होता है, उसका परिवार को माना जाता है। माता पिता को ही बालक का प्रारंभिक शिक्षक माना जाता है। इससे प्राप्त ज्ञान होता है अनौपचारिक रूप से। इसी ज्ञान में बालक सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? ऑप्शन ए है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ऑप्शन बी है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, ऑप्शन सी है आदर्श रूप में बर्ताव कर, और ऑप्शन डी है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। अगर आदर्श रूप में शिक्षक खुद बर्ताव करे तो बच्चे अनुसरण करके जल्दी सीखेंगे और वही काम करेंगे। शिक्षक स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करके तथा आदर्श आचरण को अपनाकर छात्रों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कर नहीं सकता है, जल्दी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना और एक सुवक्ता होना। विद्यार्थी की कठिनाई को अगर दूर करे, समय से उसका प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करे, वही शिक्षक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य एवं गुण है। शिक्षक का कक्षा शिक्षण के समय कई कार्य एवं उत्तरदायित्व होते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह छात्रों की समस्या का समाधान करें तथा उनकी उत्सुकता को शांत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। यह बिल्कुल सटीक इसका आंसर है। उसे कक्षा कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। इस क्वेश्चन, यहाँ जो क्वेश्चन है अति सक्रिय बालक, अति सक्रिय बालक से यह तात्पर्य नहीं होता है जो बच्चे कक्षा में ज़्यादा रुचिपूर्ण होते हैं। अति सक्रिय बालक ऐसा ही बालक होते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को बाधित कर देते। इसमें इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करें। जैसा उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने को दें तथा कोने बैठने को दें। यदि कक्षा में कोई अति सक्रिय बालक है तो एक अध्यापक उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देना चाहिए ताकि वह कक्षा कार्य में व्यस्त रहे और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक पृथक जातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें कक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। जिसमें इसका राइट आंसर है ए, बच्चे जिस परिवेश से आते हैं उन पर उनके परिवेश का सीधा असर पड़ता है तथा इसका राइट आंसर ए है, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर तथा उनके अभिभावकों के गुण का स्थानांतरण उनमें होता है
तथा उसी के अनुसार उनमें आदतों अभिवृत्तियों का विकास होता है। इसमें परिवार एवं अभिभावक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है, उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्ष में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब भी आप टीचर हैं तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, इसलिए ऐसे विद्यार्थियों को आप सिखाने के लिए नई तकनीक सीखेंगे, नई स्किल सीखेंगे। शिक्षक द्वारा सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, परंतु शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तर के बच्चों की शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न शिक्षण पद्धति एवं तकनीकी कौशल का ज्ञान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। शिक्षण को साधन संपन्न होने का अर्थ है जो उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए अर्थात शिक्षक को उन सभी शैक्षिक गुणों एवं कौशलों से परिपूर्ण होना चाहिए जिससे शिक्षण कार्य सुगम रूप से चलता हो तथा साथ ही छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए पूर्ण ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन की लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावशाली होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। संवेगात्मक समायोजन बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में अनुशासन जैसे गुणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यदि बालक कक्षा एवं समाज को उचित समायोजन कर लेता है तो उसमें सामाजिक गुणों का विकास संभव है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट जो वीडियो हम लाएंगे उसमें